आइए दोस्तों, आज हम संगीतज्ञों की जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। तानसेन जी की जीवनी के बारे में देखते हैं। तानसेन जी का बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। तानसेन जी का जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक ग्राम में मकरंद पांडे जी के घर में हुआ था। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। पिता मकरंद पांडे को यह पुत्र मोहम्मद गोश नामक फकीर के आशीर्वाद फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। प्रारंभ से ही तन्ना में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता विद्यमान थी। स्वामी हरिदास द्वारा बालक तन्ना की प्राकृतिक प्रतिभा पहचाने जाने पर वे उसे संगीत की शिक्षा हेतु अपने साथ वृंदावन ले गए। 10 वर्ष तक संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर आ गए। पिता की मृत्यु के पश्चात वह स्वामी हरिदास की आज्ञा से मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। ग्वालियर में तानसेन का परिचय राजा मानसिंह की विधवा रानी मृगनयनी से विवाह, जो एक विदुषी गायिका थी। तानसेन प्राय उनका गायन सुनने जाया करते थे। रानी भी तानसेन की संगीत प्रतिभा से परिचित हुई और उन्होंने अपनी दासी उसेनी, जो सुमधुर गायिका थी, उससे तानसेन की शादी करवा दी। तानसेन का गृहस्थ जीवन बड़ा सुखमय रहा। तानसेन के 4 पुत्र प्राप्त हुए। तानसेन जी के 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए: सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन, विलास का तथा एक पुत्री सरस्वती हुई। सभी बच्चे संगीत कला के संस्कार लेकर उत्पन्न हुए तथा अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहे। तानसेन के कुशल गायक बनने के बाद इनकी नियुक्ति राजा रामचंद्र के दरबार में हुई। तानसेन के गायन की कीर्ति जब मुगल सम्राट अकबर ने सुनी तो उन्होंने राजा रामचंद्र को तानसेन को भेजने का आग्रह किया। अकबर के दरबार में तानसेन का गायन हुआ और उसके गायन से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में राजगायक नियुक्त कर लिया, अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। तानसेन कई ध्रुपदों की रचना की, कई रागों में जैसे दीपक राग, मियाँ की तोड़ी, मेघ मल्हार आदि की रचना की। उन्हें सिद्ध भी किया। कहा जाता है कि ईर्ष्या स्वरूप दरबार के अन्य गायकों ने अकबर से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए। अकबर के आग्रह करने से तानसेन जी को दीपक राग सुनाना पड़ा। राग गाते ही गर्मी बढ़ने लगी, चारों ओर मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोता बाग खड़े हुए, लेकिन तानसेन का शरीर जलने लगा। अब यह गर्मी केवल राग मेघ ही समाप्त कर सकती थी। कहा जाता है कि तानसेन जी की पुत्री सरस्वती ने राग मेघ गाकर अपने पिता की रक्षा की। तानसेन कुशल गायक ही नहीं, रबाब नामक वाद्य बजाने में भी निपुण थे। इन्होंने वीणा के आधार पर सुरबहार नामक वाद्य का आविष्कार किया। कुछ लोगों का विचार है कि तानसेन कुछ समय बाद मुस्लिम हो गए थे, इसलिए अपने रागों के आगे मियाँ शब्द जोड़ने लगे, जैसे मियाँ की तोड़ी आदि। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार तानसेन ने मोहम्मद गौस की स्मृति में स्वरचित रागों के नामों के आगे मियाँ शब्द लगाया। तानसेन ने ग्वालियर की संगीत कला के इतिहास में अपूर्व योगदान दिया। तानसेन की ख्याति विश्व के कोने कोने में फैलने से वह विश्वविख्यात संगीतज्ञ बने। इस प्रकार संगीत की सेवा कर 1585 ईस्वी में यह महान संगीतज्ञ चिर निद्रा में सो गए। इनकी समाधि ग्वालियर में मोहम्मद गौस की कब्र के पास बनाई गई है। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में ग्वालियर में उर्स मनाया जाता है तथा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उस्ताद इनायत खां, इनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। इनायत खां का जन्म इटावा में 16 जून 1895 ईस्वी में हुआ था। वालिद इमदाद खां की मृत्यु के पश्चात इनायत खां इंदौर दरबार छोड़कर कलकत्ता चले गए और उनके भाई वाहिद खां इंदौर ही रहे।
इनायत खां कलकत्ता में स्वर्गीय श्री तारा प्रसाद घोष के मकान में जाकर रहने लगे। आपका प्रथम विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ और पहली पत्नी से 4 बच्चों को जन्म दिया। पहली पत्नी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात आपने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी से भी 2 बच्चे दूसरी पत्नी ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। ये बच्चे भी समाप्त हो गए। फिर कलकत्ता में 1922 ईस्वी में नसीर नसीर नसीरन बीबी का जन्म हुआ। इंदौर से कलकत्ता आते ही आप श्री बृजेंद्र किशोर राय चौधरी के संपर्क में आए, जहां आप दरबारी गायक के रूप में सम्मानित किए गए। उस समय उनके दरबार में उस्ताद अमीर खां, सरोदीय इसराज वादक स्वयं शीतल प्रसाद मुखर्जी, ध्रुपद और टप्पा गायक स्वयं विपिन चंद्र चटर्जी भी थे। बृजेंद्र किशोर राय चौधरी संगीत के एक महान अनुरागी तथा संरक्षक थे। 1924 ईस्वी में इनायत खां अपने परिवार के साथ स्थायी रूप से गौरीपुर मेमन सिंह चले गए। वहां पर वीरेंद्र किशोर राय चौधरी ने आपसे सुरबहार तथा सितार की शिक्षा ग्रहण की। इनायत खां की पुत्री सरीकन बेबी तथा सुपुत्र विलायत खां का 1924 ईस्वी और 1927 ईस्वी में गौरीपुर में ही उत्पन्न हुए। इनायत खां एक महान कलाकार थे। यद्यपि वे संगीत के क्षेत्र में अपने पिता की संगीत प्रतिभा के प्रतिरूप ही थे, किंतु उनके दृष्टिकोण तथा कलाकृतियों में कुछ आधुनिकता थी। वे कलात्मक सौंदर्य और माधुर्य के लिए रागों की परंपरा व रूढ़ियों का परित्याग करने के पक्ष में थे। उदाहरणार्थ वे स्वर माधुर्य हेतु काफी में तीव्र मध्यम का प्रयोग करते थे। एक बार उनके आश्रयदाता ने उनसे प्रश्न किया कि क्या तीव्र मध्यम का प्रयोग काफी में हो सकता है। इनायत खां ने उत्तर दिया, नहीं। आश्रयदाता ने पुनः प्रश्न किया, फिर आप क्यों करते हो। इस पर इनायत खां ने जवाब दिया, काफी में कड़ी मध्यम लगाकर काफी में कोमल मध्यम लगाकर मुझे 7 स्वर्ण पदक मिले, फिर मैं क्यों नहीं लगाऊंगा। इनायत खां का यह प्रयोगवादी दृष्टिकोण जीवन भर रहा। केवल यही नहीं, वे भूपाली में शुद्ध मध्यम का प्रयोग करते थे। यह एक आश्चर्य की बात है कि शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार के नवीन प्रयोगों से रागों की मौलिकता को ठेस लगती थी, किंतु फिर भी उनमें एक विशेष माधुर्य होता था। उनके ये प्रयोग साहसिक, माधुर्य युक्त और भांति भांति संयोजित होते थे। इस बात की पुष्टि इनायत खां के कुछ ग्रामोफोन रिकॉर्डों से हो सकती है। कलकत्ता में सितार तथा सुरबहार को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र के रूप में प्रचलित करने का श्रेय इनायत खां को ही जाता है। सितार वहाँ इतना अधिक प्रचलित हो गया था कि कलकत्ता के लगभग सभी घरों में सितार दिखाई देता था। किसी भी वाद्य यंत्र ने जनता में इतनी ख्याति प्राप्त नहीं की, किसी भी सितारिये ने इतने अधिक शिष्य नहीं बनाए। इनायत खां अपने विषय के पूर्ण पंडित थे। इनायत खां अपने ज्येष्ठ पुत्र विलायत खां के साथ प्रयाग में 1938 ईस्वी में आयोजित एक विशाल संगीत सम्मेलन में भाग लेने गए। वहाँ पर वे ज्वर के शिकार हो गए। उनकी जगह उनके पुत्र विलायत खां ने सितार बजाया और प्रयाग से कलकत्ता लौटते समय सहसा ही रेल में अचेत हो गए। 10 नवंबर 1938 ईस्वी को कलकत्ता से लौटते समय 11 नवंबर को प्रातः 4 बजे उनका निधन हो गया। उस समय विलायत खां की अवस्था 11 वर्ष और इमरत खां की अवस्था 5 या 6 वर्ष की थी। इनायत खां एक महान कलाकार थे। उनकी संगीतमयी अलौकिक प्रतिभा का लोहा केवल उत्तरी भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के गायक वादक मानते थे। वे बहुत लोकप्रिय हो गए थे। उसका एकमात्र कारण यह था कि उनके पास ईश्वर प्रदत्त कुछ अलौकिक प्रतिभा थी। उनके पिता इमदाद खां ने तो केवल ममन खां को ही अपने शिष्य के रूप में छोड़ा था, किंतु इनायत खां ने असंख्य शिष्यों को छोड़ा।
जिनमें से उनके सुपुत्र विलायत खां सबसे अधिक ख्याति प्राप्त सितार वादक हुए। आइए दोस्तों, मुश्ताक अली खां की जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। मुश्ताक अली खां संगीतज्ञों के उस प्रसिद्ध घराने से हैं जिनकी परंपरा सेनिया घराने के प्रवर्तक यशस्वी नायक धुंधु से जा मिलती है। वारिस अली अली खां बीनकार, अकबर अली खां टप्पा गायक, निसार अली खां ध्रुपदीय और सादिक अली खां बेजोड़ ख्यालिये इनके पुरखों में से ही थे। ये चारों कलाकार तत्कालीन सम्राट बहादुर शाह के साथ बनारस तक आए थे, फिर वहीं टिक गए। तभी से उनका परिचय बनारस का कहलाता है। मुश्ताक अली खां के पिता आशिक अली खां प्रसिद्ध सितारिये थे और सेनिया घराने के माने जाने माने कलाकार बकरतुल्लाह के शिष्य थे। मुश्ताक अली खां की संगीत शिक्षा अपने पिता से ही प्रारंभ हुई। अभी आप 15-16 वर्ष के बालक ही थे कि सितार बजाने में आपने खूब ख्याति प्राप्त कर ली थी। सुरबहार बजाने में भी आप बड़े प्रवीण थे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी आप सितार वादन प्रस्तुत कर चुके हैं और विभिन्न संगीत समारोहों में अच्छी ख्याति अर्जित किए। सन 1969 में आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। उस्ताद अलाउद्दीन खां। आइए दोस्तों, आज उस्ताद अलाउद्दीन खां की जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां प्रसिद्ध सरोद वादक नवाज उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब का जन्म 1881 ईस्वी में त्रिपुरा जिले के शिवपुर नामक ग्राम में किसान परिवार में हुआ था। आपके पिता श्री साधु का अत्यंत विनम्र, शांत, शिवभक्त और संगीत प्रेमी थे। अतः बाल्यकाल से ही संगीत सुनने में आपकी विशेष रुचि थी। जब पिता साधु का त्रिपुरा दरबार के रबाब वादक काजिम अली खां से सितार की शिक्षा लेते थे और घर आकर रियाज करते थे तो 3 वर्ष की अल्पायु के अलाउद्दीन खां उनके साथ साथ गुनगुनाया करते थे। इसी प्रकार बड़े भाई के भी नृत्य प्रति तबले के अभ्यास फलस्वरूप स्वर व लय इस बालक के अंदर प्रविष्ट कर गए थे। संगीत सीखने की इच्छा से 8 वर्ष की आयु में आप कलकत्ता आ गए। वहाँ पर वाद्य संगीत में अत्यंत निपुण हाबू दत्त से अंग्रेजी ऑर्केस्ट्रा की फिडल सीखी और नाटक कंपनी में ऑर्केस्ट्रा के साथ बजाने लगे। लोबो नामक बैंड मास्टर से इंग्लिश नोटेशन सीखा। एक अन्य गुरु से शहनाई सीखी। दिन में 2-3 गुरुओं से सीखना, 2-3 घंटे प्रत्येक साज का अभ्यास करना, यह सब 3 वर्ष तक चलता रहा। कुछ दिन बाद मुक्ता गाचा ग्राम में अलाउद्दीन खां रामपुर के सरोद वादक अहमद अली खां के सरोद वादन से इतना प्रभावित हुए कि इनको अपना सरोद का गुरु बनाकर गड़ा बंधवा कर सरोद सीखना शुरू कर दिया। लेकिन ये शिक्षा कुछ समय बाद किसी कारणवश बंद हो गई। इसके बाद आप रामपुर के नवाब की सहायता से उस्ताद वजीर खां साहब के शिष्य बने। अलाउद्दीन खां उन्हें क्लेरोनेट, कार्नेट, इसराज, शहनाई आदि वाद्य बजाकर सुनाया करते थे। वजीर खां साहब ने प्रभावित होकर उन्हें अपना शिष्य तो बनाया लेकिन कुछ सिखा न पाए। अलाउद्दीन खां साहब हारे नहीं, वह अच्छे अच्छे गायकों वादकों को बुलाकर संगीत गोष्ठी आयोजित करने लगे और वहाँ सुनी चीज़ों का खूब अभ्यास करने लगे। इससे वजीर खां इनकी ओर आकर्षित हुए और उन्हें संगीत शिक्षा देनी शुरू कर दी।
शिक्षा पूरी होने पर गुरु की आज्ञा पाकर आप भ्रमण के लिए निकले और कलकत्ता में संगीत प्रदर्शनों में भाग लेने लगे। फिर मेहर रियासत में महाराजा ब्रजनाथ के यहाँ मुलाजिम हो गए। इन्होंने अपने बच्चों को भी संगीत शिक्षा दी। पुत्री पुत्र अली अकबर को सरोद की शिक्षा दी। पुत्री अन्नपूर्णा बचपन से ही संगीत शिक्षा प्राप्त कर सुरबहार बजाने में कुशल थी। अन्नपूर्णा जी की शादी पंडित रविशंकर जी के साथ की गई थी। उन दिनों प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर के भाई पंडित रविशंकर सितार वादन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए इनके घर आकर रहने लगे। उनका कहना था कि जिस समय मेरा पुत्र अली अकबर, पुत्री अन्नपूर्णा और रविशंकर एक साथ बैठकर कला का चमत्कार दिखाते थे, मुझे अनुभव होता था कि मैं मानव लोक में नाद सागर का प्रत्यक्ष आनंद ले रहा हूँ। इनके शिष्यों में अली अहमद, इंद्रनील, आशीष खां, पन्नालाल घोष, शरण रानी, ज्योतिन भट्टाचार्य उल्लेखनीय है। आपने द्रुपद दमार की 30,000 चीज़ों का संग्रह किया। मेहर स्टेट में उदय शंकर पार्टी के साथ इंग्लैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों का भ्रमण किया। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपको 1,000 रुपया दुसाला देकर सम्मानित किया। कलकत्ता आपको भारत गौरव तानसेन संगीत की ओर से आफ्ताबे हिंद 1944 में संगीताचार्य, 1964 में देशिकोत्तम संगीत मेहर की ओर से संगीत नायक, 1952 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1958 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण, 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अनेक कलाकारों के निर्माता, ताल स्वर की साक्षात मूर्ति, अनेक वाद्यों के सिद्धहस्त वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब 6 सितंबर 1972 को इस संसार से विदा होकर परमात्मा में लीन हो गए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।